एक 29 साल की इंडियन माउंटेनियर who stands as the first woman to ascend Mount Everest, Mount Lhotse and Mount Manaslu. That's not all. The first Indian woman to climb these peaks without oxygen. Meet Baljeet Kaur, who was declared dead on 17th April 2023 on Mount Annapurna, Nepal by the Indian government. One radio signal message asking for help saved her life. आज उनकी कहानी सुनते हैं कि क्या हुआ था उस दिन से पहले और उस दिन के बाद. A first-hand account of Baljeet Kaur when she was declared dead and what followed later. Baljeet, welcome to Dream It. It's a show dedicated to inform, educate and empower the youth. It covers people who have the most amazing and inspiring experiences and stories. और आपकी कहानी तो दिल दहलाने वाली है. मतलब आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग, नेल बाइटिंग और स्कैरी है कि मतलब आप मौत को मात देकर आ गए. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एंड मुझे अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया. मतलब लोग ऑल्टरनेट करियर में सोचते हैं कि बेकर बनेंगे, पेंटर बनेंगे, फैशन डिज़ाइनर बनेंगे. आपने माउंटेनियर बनने का सोच लिया. कैसे समझाऊँ मैं आपको, क्योंकि एक टाइम पे तो मुझे भी मालूम नहीं था. 2015 से पहले तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि माउंटेनियरिंग एक वर्ड है और एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही फील्ड है. तो मैं पहाड़ से हूँ, यानी मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और बहुत छोटे से गांव से हूँ. सोलन में, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है. तो वहाँ पे ना पहाड़ों, बहुत लोअर वैलीज़ हैं, पहाड़ स्टार्ट होता है वहाँ से ना. तो 1500 मीटर के आसपास का एलिवेशन है. तो मेरे लिए वो बहुत छोटे हैं, राइट. तो मुझे हमेशा चाहत थी कि विंटर्स में उसके पीछे की सबसे लास्ट पहाड़ी पूरी कवर रहती थी बर्फ़ से. तो मुझे बहुत चाहत है कि मैं कभी उस पहाड़ी पे जाऊँगी, बर्फ़ को फील करूँगी, बर्फ़ कैसे गिरती है. क्योंकि ना मैं ये किस्से अपनी मदर से, फादर से सुनती थी कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में, यानी जो अपनी बातें पुरानी बताते रहे. तो मैं उसको देख के फैसिनेट थी कि मुझे बर्फ़ देखनी है और उस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देखना है कि इसके पीछे की दुनिया क्या है. बट इन 2014 मैंने एनसीसी ज्वाइन किया एंड देन आई गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माउंटेनियरिंग. एंड उसके बाद मुझे पता चला कि अरे ये भी कोई एक दुनिया है. वाह. आपको अपना सबसे पहला क्लाइम याद है? क्या एक्सपीरियंस था वो, कहाँ था? मेरा सबसे पहला जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने माउंटेनियरिंग बेसिक कोर्स किया था. दार्जिलिंग HMI एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, मैंने वहाँ से शुरू किया था. और मुझे अभी याद है कि जनरली जो कोर्सेज होते हैं अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और लास्ट अक्टूबर में होता है. इसके बाद कोर्सेज नहीं होते. लेकिन हमारा कोर्स जनवरी में था. तो वो मेरा पहला मतलब एक तरह से क्लाइम समझ ली, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी पीक हम क्लाइम करने के लिए गए थे. तो वो ज़्यादा नहीं था और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि पहली बार हमने स्नो देखा. तो आई वाज लाइक कि यार ये स्नो कितनी कौन सा पीक था ये? सो वहीं पे क्रथोंग ग्लेशियर है. सो वहीं पे एक पीक है सर से. तो वो मेरा पहला था. लेकिन एक्सपीडिशन मेरा 6000 मीटर पीक थी, माउंट देवटिबा मनाली में. तो वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी ज़िंदगी का. और सबसे चैलेंजिंग, सबसे स्कैरीएस्ट क्लाइंब आपका कौन सा था, जहाँ लगा था भाई जान जा सकती है ब्रो, गलती कर दी, इतना नहीं आना चाहिए था, इतना दूर नहीं आना चाहिए था? मेरी जान जा सकती है ये है, बट गलती कर दी ये वाला नहीं था. अच्छा. क्योंकि आई थिंक ये कॉलिंग है और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर वो चीज़ ना हुई होती और वो डरावना रूप मैंने नहीं देखा होता पहाड़ों का, तो शायद मैं अपने आप को बहुत मतलब धुंधलाधार या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती, राइट. तो मुझे लगता है कि मेरे को लर्निंग करने के लिए और मुझे बताने के लिए कि नहीं, कि पहाड़ों के अलग ही भी रूप हो सकते हैं. सो 2022 में मैंने माउंट अन्नापूर्णा ही मैंने विद ऑक्सीजन क्लाइम किया था. और उस टाइम भी मुझे उनका वो गुस्सैला जो रूप है वो मुझे देखने को मिल गया था. बट वहाँ से मेरी जर्नी एक तरफ से देखा जाए तो चेंज हो गई थी, क्योंकि वो सिचुएशन पहली बार इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन मेरे साथ हुई थी 2022 में भी. अच्छा. जब मैं विद ऑक्सीजन थी. क्या था सिचुएशन, बताएंगे आप? या हुआ क्या था कि हम क्लाइंब कर रहे थे. तो इंडिया से हम कम से कम 7 क्लाइंबर्स थे. तो और हमने जो शेरपा है, सिर्फ हमने 4 ही शेरपा हायर किए थे उस टाइम पे अपने साथ. जो हमारे हाई एल्टीट्यूड गाइड होते हैं, नॉट अ शेरपा इज दैट वर्ड नहीं, शेरपा इज अ कम्युनिटी. तो उसके अंदर ही वो लोग काम करते हैं. अच्छा. तो हाई एल्टीट्यूड जो गाइड थे, हमने 4 उनको हायर किया था. तो क्योंकि हमें ऐसा था कि हम खुद अपना बैग वगैरह सब कुछ खुद ही उठाते हैं. तो हमें सिर्फ इतना था कि हम कहीं भटक ना जाए कभी रास्ता, क्योंकि बीच में ऐसे पैचेस थे जहाँ पे रोप अप नहीं था, यानी पूरी रो फिक्स नहीं किया गया था. तो हमें इसलिए चाहिए था ताकि हमें गाइड करते रहे.
तो पर हुआ ये कि आधे रास्ते तक हमारे ना कुछ लोगों के साथ जो हमारे साथी थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई एंड एक एक करके हमारे सारे शेरपा के चले गए और हमारे साथ कोई शेरपा नहीं रहा लास्ट में और हम सिर्फ 4 ही लोग थे। ये 2022 की बात यस है। 2022 की बात है और हम 4 ही लोग थे। हम क्लाइंब कर रहे थे। हम उस दिन ना बहुत लेट पहुंचे। जैसे वापस हम टर्न हुए तो पूरा वेदर ख़राब हो गया और हम कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए हम स्टक हो गए इस बैड वेदर में एंड हम रास्ता भटक गए क्योंकि वहाँ पे रो फिक्स नहीं की थी डाउन में। को अभी याद है 28 अप्रैल की बात कर रही हूँ मैं आपके सामने। सो ये उस टाइम का चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती सिचुएशन कैसी रहेगी क्योंकि मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैं दांत से बाइट कर रही हूँ अपने हाथों को ताकि सर्कुलेशन चले क्योंकि अगर ये ठंडे हो गए तो मुझे फास्ट बाइट हो सकता है एंड मेरे हाथ भी कट सकते हैं राइट। तो इस तरह की सिचुएशन है। पाँव के जो फिंगर्स है मैं वो मूवमेंट कर रही हूँ एंड फिर एकदम से ना किसी ने हमारे बीच में से बोला कि इस बार नहीं बचेंगे हम, इस बार हो गया। तो मेरे मन में नहीं मुझे अपने पहाड़ पे पूरा विश्वास है, ये किसी को कुछ नहीं होने देंगे और ये हमारी परीक्षा है और ये हमारी शायद गलती भी है क्योंकि हमने इतना लेट क्लाइंब किया। नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी लर्निंग है। और फिर मैंने अगेन लेट क्लाइंब किया मतलब क्योंकि एक्चुअली हमें 1 बज गया था। अच्छा। तो हमने 1 बजे के आसपास सबमिट किया है। जबकि 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद आप सबमिट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उस टाइम पे वेदर भी ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा मे बी टेम्परेचर हाई भी रह सकते हैं और मेल्टिंग ज़्यादा हो सकती है बर्फ़। तो हो सकता है कि एवलांच आना, ये बहुत सारी चीज़ें, यस बहुत सारी चीज़ें क्योंकि होता ही पहाड़ों में ना एकदम से मौसम चेंज होता है 12 बजे के बाद। देन उसके बाद तभी मुझे एक लाइट दिखी बहुत, तो उनको लगा कि मुझे हेलुसिनेशन हो गया है। मैंने कहा कि नहीं ऊपर एक लाइट मुझे दिखी है। तो बोला नहीं कोई लाइट नहीं है बलजी। तभी देखा हमसे पीछे भी कोई शेरपा मतलब पूरी टीम आ रही थी मतलब क्लाइंबर्स की ना। तो 2 3 4 लोग थे उस टाइम पे एंड मैंने उनको देखा, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं उनके पीछे एकदम से स्टार्ट कर दिया उनको फॉलो करना। एंड जो मेरे पीछे जो लोग थे वो भी मेरे पीछे आना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बट मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो मैं उनके साथ निकल गई। एक तो मैंने ऑक्सीजन यूज़ नहीं किया है, ठीक है, और मुझे ना पूरा उस टाइम पे नींद आ रही है क्योंकि जब ऑक्सीजन बहुत लो होता है तो आपको नींद आना स्टार्ट होती है एंड आपको ठंड लगना स्टार्ट होती है तो आपका मन नहीं करता मूवमेंट हिलने का, आगे करने का। लेकिन मुझे याद है कि मेरे को मूवमेंट करनी है और मेरे दिमाग में ये है कि जो मेरे पीछे लोग हैं उनके पास सिर्फ लिमिटेड ऑक्सीजन है, उनको कुछ भी हो सकता है। अगेन मैंने इंडियन आर्मी के अंडर मैंने कोर्स किया तो हमारे बीच में ना एक अंदर से डाल दिया था कि अगर आप सही सलामत हो तो आप मैसेज कर दो बेस पे ताकि आपके जो लोगों को वापस जाने के लिए उनको सही सुरक्षित लाने के लिए टीम भेज दी जाए। तो सेम मैंने वैसे किया। मैं आगे भागे जा रही हूँ उनके पीछे अकेले पूरे रूट में। और जैसे मैं कैंप में पहुंची, समिट कैंप में, मैंने अपने शेरपाओं को कहा कि प्लीज़ आपको ऊपर जाना होगा और हमारी टीम के लोग ऐसे हैं मतलब बच्चे मतलब ऊपर है हमारी टीम के लोग, सभी सुरक्षित हैं लेकिन उनके पास लिमिटेड ऑक्सीजन है तो कोई तो चाहिए जो एनर्जेटिक हो और जो उनको लीड कर सके। तो फिर रास्ते में 1-2 शेरपा मिले तो मैं उनको भी भेज दिया था। तो मतलब मैं उसके बाद मैं अकेले कर रही थी। तो ये एक उस टाइम का मेरा एक इंसिडेंट है एंड फिर तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं और कर सकती हूँ और मुझे और अगर करना है अच्छे तरीके से तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देन मैं 2023 में मैंने अन्नपूर्णा चूज़ किया। बट अगेन ये एक्सपीरियंस होते हुए भी आपने माउंट अन्नपूर्णा चूज किया क्योंकि आई डोंट नो अन्नपूर्णा मेरी लाइफ में एक ऐसी पीक है जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। क्योंकि उस पहले 2022 के बाद उस टाइम मेरा एक सोचने का जो एक क्षमता होती है और जो आप क्विक एक्शन लेते हो जबकि आपका सिचुएशन ही बहुत वर्स्ट है, वो वाला उन्होंने चेंज कर दिया वो फैक्टर। देयर इज ऑफ कोर्स फिजिकल प्रिपरेशन बट डू यू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ? मतलब जैसे कि अगर आपका अगले हफ्ते बिग क्लाइम है तो 1 हफ्ते पहले से आपका क्या रूटीन होता है मेंटली एंड फिजिकली? नहीं यहाँ पे हफ्ते नहीं चलते हैं। अच्छा। और ना ही यहाँ महीने चलते हैं, यहाँ पे सालों चलते हैं। अच्छा। अगर आपको अच्छा क्लाइम करना है तो ऐसा नहीं है कि आप 2 मंथ पहले आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, 3 मंथ पहले, नो। अब मेरा ट्रेनिंग पूरा साल चलता है। मैं पूरे साल ट्रेन करती हूँ अपने आप को, जैसा भी हो मैं अपना बेस्ट देने के लिए। एंड हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, कुछ लोग सोचते हैं कि जब आपको यहाँ पे क्लाइम करना है तो जैसे अगर किसी को ओलंपिक खेलना है तो 3 मंथ 4 मंथ पहले स्टार्ट कर दिया, 5 मंथ पहले। ऐसा नहीं है, ये बहुत अलग चेंज है। ये पूरा लाइफस्टाइल ये आपको इतना मतलब स्ट्रॉन्ग तो बना ही देगा, साथ में आपके जो पंक्चुअलिटी आपके अंदर है, पंक्चुअलिटी या फिर एक टाइम टेबल आपका सेट है, फिक्स्ड है, वो भी आपको कर देगा। तो ऐसा ही मेरे साथ है कि मैं पूरा साल ट्रेन करती हूँ एंड जब मेरा स्पेशल क्लाइम होता है तो उसके 2 मंथ मेरा एक्सट्रीम वाला वर्कआउट स्टार्ट होता है। आपने अभी बताया कि आपने इंडियन आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग लिया है,
तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या सीखा आपने और वो कौन से ईयर की बात है? जब मैं इंडियन आर्मी में गई तो वहाँ पे मुझे जो नई चीज़ें मिली कि आपको वहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी एक बात सिखाई गई जो उस ट्रेनिंग में, कि माउंटेन को नहीं पता कि लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है, उसको सिर्फ इतना पता है कि एक बेस्ट क्लाइंबर आ रहा है और तुम्हें बेस्ट क्लाइंबर बनने के लिए तुम्हें अपना हमेशा बेस्ट देना होगा। मैं अगर बात करूँ, हमारा उस टाइम सिलेक्शन चला था एवरेस्ट के लिए और हम पूरे इंडिया से 100 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया एंड फिर 40 देन कट ऑफ करके 15 देन फाइनली 10 लड़कियों का। लेकिन उनका भी ऐसे नहीं किया, उनको पहले सियाचिन ग्लेशियर भेजा गया अच्छा। ट्रेनिंग के लिए जनवरी के मंथ में। तो मतलब इतना हार्ड, और मैं उस टाइम मैं 19 साल की थी। बट ये किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है? ये आपका फिजिकल एंड आपका जो आप डिसिप्लिन कितने हो, आपके अंदर कोऑर्डिनेट कितना है, टीम वर्क कितना है, स्पिरिट कितनी है, टीम स्पिरिट आपके अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। यस, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं एक बात बताऊँ, माउंटेनियरिंग इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत सुपर फिट हो, आपके एब्स निकले हैं तो यू आर फिट फॉर माउंटेनिंग। नो, इट्स मतलब इट्स लाइक गेम। इस वजह से गेम में होता है ना टीम वर्क, तो ये वैसा है, आपको टीम वर्क आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए। तो आप मेडिटेशन भी करते हो? आई मीन, डू सम काइंड ऑफ कामिंग एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग द क्लाइम एंड बिफोर द क्लाइम? मेडिटेशन इट्स मेरे लिए बहुत अलग चीज़ है। मतलब मैंने खुद को जाना है अंदर से। तो एक बार था कि मुझे बहुत घमंड हो गया था अपने ऊपर। 2016 जब मेरा एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया फाइनल, तो मुझे बड़ा घमंड सा हो गया कि अरे देखो मेरे पास तो, अगेन वो इसलिए भी था क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है। करेक्ट। अगर मैं आपको बार बार बोलूँगी अरे यार तेरा सिलेक्शन होगा, तेरे को सब कुछ मिलेगा, तू तो सेलिब्रिटी है, हर टाइम मैं आपको यही बात कर रही हूँ, तो और आपकी एज भी वैसी है राइट, उस टाइम पे टीनेजर एज में थोड़ा सा उठ रहे हैं आप, तो उस टाइम पे और आप गाँव से निकले होगे तो हो जाता है थोड़ा सा। तो मेरे को स्टार्ट हो गया था वो चीज़ें, बट फिर एक दिन ऐसे करके ना समझ नहीं आया, खुद को बुरा लग रहा था क्योंकि मैं अपने आप से ही अपने आप को, मतलब ऐसा पार्शलिटी होती है ना, खुद के साथ मिल नहीं रही थी मैं। तो एक दिन मैं ऐसे बैठ गई और मुझे अब ऑटोमेटिक आंसू आना स्टार्ट हो गए कि मैंने शायद किस बात का घमंड है मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात का। और मैं डायरी लिखती थी, सो मैंने अपना जो भी मन में था सब कुछ लिख दिया। और मेरी मतलब उस टाइम के बाद पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिक रोज मैं करने लगी वो चीज़ें कि किस बात का घमंड है, सिर्फ शरीर ही तो है तेरा और तूने किया और जो भी किया है वो तेरे लिए वरदान है, समथिंग लाइक। तो पता नहीं उसके बाद मैं हर रोज़ मेडिटेट करने लगी एंड अपने बारे में जानने लगी। और कितना फोकस्ड आप रह सकते हो, आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे हलचल बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप फोकस्ड हो। डर लगता है फिर भी, लाइक एंग्जाइटी होती है जब पता है कि कल से शुरू करना है क्लाइम या किसी चैलेंजिंग पीक पे जाना है, थोड़ा सा लगता है स्किप कर देते हैं, या क्या फीलिंग होती है 24 आवर्स पहले? मैं सच बताऊँ, एक्साइटमेंट होती है। अच्छा। एंड मैं बहुत डर, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है कि स्पेशली पहाड़ों से तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, जो होना होगा वो कभी भी हो जाएगा, वो यहाँ पे भी होगा वहाँ पे भी होगा, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मृत्यु से और, क्योंकि वो हो गया, ठीक है। बट मुझे एक्साइटमेंट रहता है कि कब मैं वो पहाड़ों में पहुँचूँगी, कब वो मेरे सामने होंगे वो बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़ और मैं इतनी छोटी सी उनके सामने दिखूँगी। सही ग्रुप होना इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग क्लाइम? बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल। और मुझे लगता है अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान आ गया ना, देन आप बोर हो जाओगे। क्योंकि वो आपको हमेशा वो प्रीच करता रहेगा या फिर आपको ज्ञान ही देते रहेंगे, राइट। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो, ठीक है, एजुकेटेड मेरा मीन्स वो नहीं है कि हाँ अनपढ़ी चले जाए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एजुकेशन मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बिजनेस माइंडेड वाले लोग आ गए या बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स वाली बातें करने वाले, ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। यहाँ बोर हो जाते और फिर आप कितना पॉलिटिक्स में बात करोगे, शहर में भी वही बातें कर रहे हो, गांव में वही बातें कर रहे हो, पहाड़ों पे भी वही बातें। इंटरनेट की दुनिया से दूर आ गए, वहाँ पे वही बातें चल रही। सो हमें वहाँ पे अलग ही दुनिया रहती है। हम वहाँ पे ना एकदम बच्चे बन जाते हैं, चाहे उसकी एज जितनी मर्जी हो ना, वट एवर जो भी एज है, तो वहाँ पे एक फैमिली टाइप बन जाते हैं। तो जो एक छुपा हुआ बच्चा है अंदर, वो बाहर निकल के आता है, चाइल्डिश आपका जो भी होता है। Have you seen anyone pass out or die in front of you in the mountains? और तब नहीं लगा कि यार छोड़ती हूँ, ये नहीं करना मुझे, मतलब लोग मर जाते हैं, आई वॉन्ट टू रिकन्सिडर माई लाइफ एंड द प्रोफेशन? 2016 में मेरे साथ में, हम एवरेस्ट में जब जा रही थी मैं, तो रास्ते में जाते हुए मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मे बी एकदम क्रॉलिंग कर रहे थे डाउन की तरफ, वो सबमिट करके आ रहे थे एंड दे आर मतलब दे आर आस्किंग फॉर ऑक्सीजन, कि आपके पास ऑक्सीजन है, मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे मेरे गाइड ने छोड़ दिया, मुझे ऑक्सीजन दे दो। एक लेडी देखे थे, इंडियन ही लेडी थी वो, तन एक मुझे इंडियन ही एक कोलकाता से क्लाइंबर थे बहुत अच्छे, तो वो मुझे दिखे उस टाइम पे। एंड मैं सच बताऊँ, उस टाइम पे ना मुझे दुख है इस बात का,
मुझे उस टाइम बहुत दुख हुआ इस बात का कि मेरे हाथ में डिसीजन नहीं था, क्योंकि मैं एक तरफ से बच्चा ही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम गांव से बाहर निकली थी, सिलेक्शन हो गया टीम में, और हमें कभी ऐसे सिचुएशन के बारे में बताया नहीं गया कि ऐसा भी हमें मिलेगा, और सडनली मेरे को मिल रहा था। तो मुझे समझ भी नहीं, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन यूज़ किया तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि उनके साथ हो भी क्या रहा है, राइट। एंड सेकेंडली मैं अपना ऑक्सीजन दे नहीं पाई क्योंकि मेरे हाथ में डिसीजन नहीं है। हमें डर हो, जैसे एक बच्चा होता है उसको डर होता है, जैसे मैं एक पेरेंट्स हूँ, राइट, और मेरा कोई बच्चा है, मैं उसको बोला कि इसको हाथ नहीं लगाना, कुछ भी हो जाए, राइट, तो मैं उसको बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगी। अब अगर गिर भी गया मेरा गिलास, मैं तब भी नहीं उठाऊंगी उसको, क्योंकि मेरे को मना किया है टच करने के लिए, राइट। तो यही सेम मेरे साथ था कि मैं अंडर ट्रेनिंग थी, ये सब कुछ था, और हमारे ऊपर सीनियर थे, तो अपना डिसीजन ले नहीं पाई और मैं उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाई उस टाइम पे। एंड जब मैं वापस आई, मेरा जब सबमिट नहीं हुआ 300 मीटर, मैं पहले वापस आई थी, तो मैं वापस आई तो जहाँ पे वो इंसान था वहाँ पे एक पूरा हम्प बन गया था इस तरह से। तो पहले मेरे शेरपा ने जंप किया, देन मैंने जंप किया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अबाउट टर्न। तो मैंने पीछे देखा तो देखा कि इस हम्प के नीचे डेड बॉडी पड़ी है उसी सेम इंसान की। एंड आई वाज लाइक, मैं पागल हूँ। तो वो एक रिग्रेट रह गया मतलब मेरे अंदर ना। फिर मुझे ना, आप जैसे बोल रहे हो कि आपको नहीं सोचा कि नहीं जाऊँगी वापस, नहीं, फिर मेरा ऐसा होगा कि अब तो मुझे जाना है, और जितनी बार हो सके मेरे को अगर मौका मिलेगा मैं अपनी जान मतलब देखिए मैं उस इंसान को बचाने की कोशिश करूँगी। तो मुझे हेल्प करने जाना है, क्योंकि अगर मैं आज छोड़ दूँगी तो पता नहीं कितने लोग और इसी तरह से चले जाएंगे। और एक सक्सेस स्टोरी दैट मेक्स द लाइफ ऑफ अ माउंटेनियर वर्थ लिविंग। सारी सक्सेस ही है। आई थिंक मुझे लगता है सब लोगों की सक्सेस स्टोरीज होती हैं जब वो लोग अचीव कर लेते हैं बहुत कुछ। मेरी सक्सेस स्टोरी है कि जब मैं नहीं कर पाई अचीव, मुझे लगता है कि वो मेरी सक्सेस थी, क्योंकि उस दिन मैंने समझा माउंटेनियरिंग को कि रियल माउंटेनियरिंग है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है मेरी लाइफ में, और मुझे करनी है ये कंटिन्यू या नहीं करनी है, मैं समझ पाई थी उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि उस दिन मैंने खुद को जीता था। बलजीत, एक एसेंशियल स्किल क्या चाहिए एक अच्छा माउंटेनियर बनने के लिए? पहली बात, आपको अगर अच्छा माउंटेनियर बनना है तो आपको बहुत प्रिपरेशन चाहिए और आप बहुत हार्ड वर्किंग होने चाहिए। एंड हाँ, आपको बहुत सारी रिजेक्शन आपको बहुत सारी मिलेगी, तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस रिजेक्शन को सहन करने के बाद भी आप खड़े हो सको अपने ड्रीम्स को लेके। तो वो एक बहुत चाहिए आपको, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, कह सकते हैं आप। तो मैं सबसे पहला एक बार स्टेप वाइज स्टेप है। सो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको कोर्सेज करने के लिए जाना चाहिए। सो माउंटेनियरिंग बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है, अब वो दोनों कोर्स कर लीजिए। उसमें आप खुद तो सर्वाइव करना सीख ही जाओगे, साथ में आप दूसरों की हेल्प करना भी सीख जाओगे कि आप दूसरों की लाइफ कैसे बचा सकते हो उस सिचुएशन में। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एंड आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी है कहीं भी आप पहाड़ों में जा रहे हो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप सीख सकते हो। और जिसको माउंटेनियरिंग ना भी करनी है, मुझे लगता है उनको भी सीखना चाहिए। साथ में अगर आपको एक लर्निंग, एक वो होते हैं माइंडसेट, जिस दिन ये लर्निंग माइंडसेट खत्म हो गया उस दिन आप खत्म हो गए। तो माउंटेनियरिंग, अगर अच्छा माउंटेनियर आपको बनना है तो लर्निंग वाला माइंडसेट चाहिए। आपको चाहिए कि हर टाइम आप सीखें। साथ में आपको बात करना थोड़ा सा आना चाहिए स्पॉन्सरशिप के लिए। कोलैबोरेशन जिसमें मैं बहुत बैड हूँ। अब मेरी बैड है ओनली, पर ठीक है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ें। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम ना समय के अनुसार इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश तो यू कैन इम्प्रूव दैट, है ना। एंड अगर आपको कुछ प्रोफाइल बनाना नहीं आना, कंप्यूटर चलाना नहीं आना, आप लर्न कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है तो वो आप लर्न नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक आती है अंदर से। हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि माउंटेनियरिंग इज अ प्रोफेशन या बस एक सेटिस्फैक्टरी पर्सनल ग्रोथ गोल्स हैं कि हाँ यार लाइफ में कुछ हटके कर रहे हैं? आई थिंक सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें मुझे बताएं उसमें और क्या हो सकता है, स्कोप आगे क्या हो सकता है। आप एक कोच अच्छा बन सकते हो, राइट, और उसके बाद क्या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इन माउंटेनियरिंग ऑल्सो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। साथ में अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके पास एक और चीज़ ओपन है कि आप एक्टिंग लाइन में जा सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो माउंटेनियरिंग में भी ये सारी चीज़ें हैं, बस प्रॉब्लम है कि एक्सप्लोर नहीं किया गया है हमारी तरफ से, ठीक है, हमारी तरफ से एक्सप्लोर नहीं हुई ये चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि आप माउंटेनियरिंग को सिर्फ ऐसा समझो कि बस मैं खुद के लिए जा रहा हूँ, नहीं। कुछ लोग हैं जो अपने लिए करते हैं, सिर्फ अपने लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए कर रहे हैं, और खुद के लिए तो पहले नंबर पा ही चुका है। तो जैसे हमारे पास बहुत अच्छे माउंटेनियर्स हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अर्जुन वाजपेयी हो गया, प्रियंका मोहिते, केवल काका,
एंड रजत ठाकुर, ये बहुत अच्छे अच्छे माउंटेनियर्स हैं और हमारे इंडिया से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से पुराने हैं हमारे लवराज सिंह है, बछेंद्री पाल मैम है, राइट। तो उन्होंने एज ए करियर उसको परस्यू किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट अपने लिए, ये हमारे देश के लिए है। लोगों को आज भी पता नहीं है कि ये स्पोर्ट्स में आता है या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आता है। करेक्ट। तो या ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आता है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात करें तो -55 डिग्री टेम्परेचर में भी आपने क्लाइम किया है। यस यस। हाउ डू यू मैनेज इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्लाइंबिंग, वॉकिंग एंड कीपिंग योर स्पिरिट्स हाई? अगर आप वॉक नहीं करोगे देन आप फ्रीज हो जाओगे। सो दैट्स अ थिंग। वही एक चीज़ है जो आपको वो लगेगी, अरे नहीं चलो चलो वो ना फ्रीज हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, तो हम ज़्यादा देर हम रेस्ट भी नहीं ले सकते। यस, कीप मूविंग। पल्मिनरी एडिमा, फ्रॉस्ट बाइट्स, एक्लेमाइटाइजेशन, मतलब इससे ज़्यादा भी कुछ स्कैरी है या ये सबसे ज़्यादा स्कैरी चीज़ें हैं जो होती हैं क्लाइंबिंग में, देयर इज समथिंग एल्स स्कैरियर देन दिस? देखो ये पल्मोनरी एडिमा इज वेरी स्कैरी। अगर आपको हो गया है तो इट्स मतलब टोटली इट्स वेरी वेरी स्कैरी। और साथ में हेलुसिनेशन इट्स अ डिफरेंट जोन। आप अगर, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर एक ड्रंक इंसान है, ड्रंक है जिसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली है, राइट, या फिर आप उसको भी कह सकते हैं, जैसे लोग हैं मतलब बहुत सारे करते हैं, मेरे को पता नहीं है बाकी नशों के बारे में, पर ड्रंक्स का मैं लेना चाहूँगी। आप कभी ड्रंक इंसान को समझा सकते हो जिसने फुल ऑन एकदम मतलब हो गया है उसका? नहीं समझा सकते आप जितना भी ढिंडोरा पिट लो नहीं होगा, राइट। सेम हेलुसिनेशन वाले के साथ होता है। वो आपसे ये आर्गूमेंट कर सकता है और मे भी हो सकता है कि वो समझने की कोशिश नहीं करे, और क्योंकि क्या होता है उसके हेलुसिनेशन में उसको और भी लोग दिख रहे होते हैं। एक तो एक्चुअल लोग हैं, एक है जो उनके इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं वो दिख रहे होते हैं। देन वो कंफ्यूज हो जाता है कि चूज किसको कर रहे हैं आप। डबल निमोनिया पेशेंट भी हैं? यस। क्या मतलब सारे जोखिम लिए हुए हैं फिर भी माउंटेन्स चढ़ना है। हाउ डू यू मैनेज विद दैट काइंड ऑफ हेल्थ? ओके, मैं 7 मंथ बोर्न हूँ ना, तो और मैं ऊपर से हुई भी नवंबर के मंथ में हूँ, तो शिमला में बहुत ठंड होती है, राइट। तो हम पहले शिमला में आते थे, मेरे मदर और फादर्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे डबल निमोनिया उसी टाइम हो गया, छोटे में थी मैं। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि सर्वाइव नहीं करेंगे ना, तो पता नहीं कैसे कैसे दुआएं मांग के बहुत केयर की मेरे मापिया ने मेरी, तो ठीक है उन्होंने मतलब बचा लिया उन्होंने, ठीक है। पर 5th क्लास के बाद मैं जैसे मैंने फिजिकल एंट्री मतलब एक्टिविटी ज़्यादा कर दी। मैं कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, मैराथन्स दौड़ना स्टार्ट कर दिया। 100 मीटर, 200 मीटर। हाँ, मेरा गाँव में है मेरा स्कूल नहीं, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम लीग, एक मेरा नाम है स्कूल का, तो वो है गांव का एकदम। तो मेरा वो स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद सारी बीमारियां छू मंतर हो गई। एंड मुझे लगता है ना कि अगर मैं वही चीज़ें बिठा के रखती ना अपने जहन में कि अरे नहीं मुझे डबल निमोनिया है तो मुझे ठंड में नहीं जाना, जबकि मुझे अभी भी होता है। जैसे मैं शिमला जाती हूँ, जितने मुझे कपड़े पहनूँ मैं बीमार हो जाती हूँ। अगर मैं वो पकड़ लूँगी तब नहीं आगे बढ़ पाऊँगी मैं। मुझे नहीं पकड़नी वो चीज़, छोड़ दो, शिमला में देख लेंगे। कैंप 2, कैंप 3, समिट, बेस कैंप, हमारे व्यूअर्स के लिए ब्रेक डाउन करके बताइए क्या क्या है। बहुत कंफ्यूजिंग है फॉर समवन हु डजंट अंडरस्टैंड माउंटेन्स और माउंटेनियरिंग। ओके, सो हर एक हाइट का अपना अपना अल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो उसी अल्टीट्यूड के हिसाब से कैंप्स लगाए होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ 5000 मीटर की, तो उसमें सिर्फ 2 ही कैंप लगाते हैं या फिर 3 कैंप लगा देते हैं, ठीक है। तो पहला जो बेस कैंप है, यानी जहाँ तक आपको आपके घोड़े आ सकते हैं, जहाँ तक आपको मतलब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ तक पोर्टर आ सकते हैं, जहाँ घोड़े आ सकते हैं, मे भी हेली भी आ सकता है, और कई बार होता है कि गाड़ी भी आ जाती है वहाँ तक, ठीक है। बेस कैंप तक वैसे आती नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट होगा या स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्लाइंबिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। हो सकता है उससे पहले आप ट्रैक करके आए हो रोड हेड से, ठीक है, सामान लेके, लेकिन आप सारा का सारा राशन बेस कैंप में डंप करोगे, जहाँ पे आपका यानी आप बोल सकते कोटा जो का मेन स्टोर है, तो वो रहेगा बेस कैंप, जो सबसे कंफर्ट जोन रहेगा, सबसे सेफेस्ट रहेगा। वहाँ से आपका स्टार्ट होगा कैंप 1। तो कैंप 1 इट्स लाइक आप पीक स्टार्ट कर रहे हो तो उसको डिवाइड कर दिया गया है स्टेजेस में। सो कैंप 1 आप जाओगे, में भी हो सकता है वो कैंप 1 उस टाइम पे 5500 मीटर पे हो, या 800 मीटर पे भी हो सकता है। देन उसके बाद अगर 6000 मीटर आप ऐसा क्लाइंब कर रहे हो, राइट, तो ये ऐसा डिपेंड होता है, ठीक है। एंड साथ में 8000 में 4 कैंप्स होते हैं सारे के सारे में, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको जैसे 5000 मीटर के या फिर 4000 या 5000 मीटर के बीच में आपका बेस कैंप होगा। देन आपका जो कैंप 1 है वो कम से कम आपका 6000 मीटर के आसपास होगा, या फिर 5800 या 6000 मीटर इसके बीच में होगा। देन उसके बाद आपका जो कैंप 3 है वो आपका 6200 मीटर से या 400 मीटर से
मे बी हो सकता है 6,800 मीटर के बीच में होगा। अच्छा। देन आपका जो कैंप 3 है उसके बाद आपका वो 7,300 या 400 मीटर के बीच में होगा। एंड उसके बाद 4 कैंप आएगा। अगेन इसमें भी हाइट में है, जैसे अब 8,848 मीटर है एवरेस्ट की हाइट, तो उसका जो बेस कैंप है वो 5,300 मीटर के आसपास है, 47 मीटर है वो बेस कैंप है। उसका जो कैंप 1 है वो 5,800 मीटर है। कैंप 2 है वो है 6,200 या 300 मीटर। एंड जो कैंप 3 है उसके बाद वो है 7,300 मीटर। एंड कैंप 4 जो है वो है 7,900 मीटर। देन उसके बाद समिट है। एवलांच, ब्लूज आइज, हैंगिंग ग्लेशियर, इन सब में वॉक करने का एक्सपीरियंस, और कितने स्कैर्ड होते हो आप, कितने डरे हुए होते हो व्हेन यू नो दीज थिंग्स आर कमिंग योर वे? मुझे डर लगा एक ही बार, वो भी लास्ट ईयर मुझे डर लगा था, पता नहीं क्यों ना, क्योंकि अच्छा अन्नपूर्णा ना मैंने पहले क्लाइंब कर चुकी थी 2022 में, तो मैंने ना उस टाइम भी मैं एवलांच में आ गई थी। वो पहला मतलब ऐसा था एवलांच के अंदर में आ गई थी, तो उसके अंदर मैं ढक गई थी एकदम से पूरा वो एवलांच, और बहुत ज़्यादा, पर वो ऐसा था कि वो पाउडर स्नो था, तो पाउडर मतलब वो ड्राई था, यानी जैसे पाउडर यूज़ करते हैं ना ऐसा था। तो उसके सब इतना ऐसा होता है कि जो पाउडर है वो हल्का होता है, जो वेटो होता है जिसमें पानी ज़्यादा होगा जिस आइस में वो ज़्यादा भारी होता है। अच्छा। ठीक है, तो वो इंसान को उठने का मौका नहीं देता, क्योंकि वो जल्दी फ्रीज भी हो जाता है। जैसे एवलांच आएगा तो वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बट जो पाउडर वाला उसमें थोड़ा सा आप कोशिश कर सकते हो ऊपर आने की, बट अगेन उसमें चॉक होने का डर होता है पाउडर वाले जो एवलांचेस होते हैं। अन्नपूर्णा में हुआ था कि मेरे सामने वो एवलांच आया था 2022 में, एंड जब मैं 23 में विदाउट ऑक्सीजन लास्ट ईयर क्लाइंब कर रही थी, तो मैं ना वही रूट देख रही हूँ कि यहाँ से एवलांच आएगा, मुझे डर लग रहा है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं मिड में हूँ, उस एवलांच के क्रॉस करके मिड में हूँ, और एवलांच आगे से ट्रिगर हो गया। एंड मैं अकेली थी वहाँ पे, और मेरे ठीक नीचे जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे 2 लोग थे, तो मैं खुद के बचने के लिए कोशिश नहीं करी, मैं उनको शाउट करी कि एवलांच आ गया। एंड वो हैरानी की बात यह कि उस एवलांच को अगर ऐसा है तो उस एवलांच को नीचे जाना चाहिए, राइट, और मैं ये इस पैच पे हूँ, तो वो एवलांच मेरी तरफ आया है पूरा का पूरा, और मैं उस एवलांच में पूरा ऐसे कवर करके अपना फेस, ताकि मैं ब्रीथ कर सकूं प्रॉपर्ली, और मैंने अपने क्रैम्पॉन जोर से मार रखे वॉल में, ताकि अगर रोप बाई चांस टूट भी जाए तो एटलीस्ट मैं ग्रिप पर रहे मेरा बने, क्योंकि उसका ना एयर बहुत ज़्यादा मतलब यस उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एयर की, तो सबसे पहले तो एयर ही उड़ा के ले जाएगी आपको, और आप तो आपको पता नहीं कहाँ फेंक देगी कहाँ नहीं, एंड देन वो भी एक प्रॉब्लम है, रोप टूट सकती है आपकी, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं अपना ग्रिप बना के अच्छे से, और जितना छोटा साइज़ मैं अपनी बॉडी का कर सकती हूँ उस टाइम पे मैंने उतना करके रखा है, और मैं इतना स्पेस रखा है कि अपने बाजू एंड इस तरह से होल्ड करके कि अगर मैं दब भी जाऊँ तो मैं ब्रीथ कर सकूँ। आपने टॉप 5 चैलेंजिंग पीक्स कवर करे इन लेस देन 30 डेज, माउंट अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, लॉटसी एंड माउंट मकालू। मतलब कैसे प्लान किया आपने वो 1 मंथ? 2021 में एक ऐसे ही एक किस्सा हुआ था मेरे साथ, तो मेरा माउंट पुमोरी के लिए सिलेक्शन हुआ था, और उस टाइम क्या था कि एवरेस्ट मेरा छूट गया था 2016 में, ठीक है, तो मुझे ऐसा था कि मुझे ना एवरेस्ट भी क्लाइंब करना है, तो मैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की तरफ से उस टाइम जा रही थी, तो उन्होंने 4 पीक्स चूज़ की थी, पुमोरी, नुप्से, लोत्से एंड एवरेस्ट, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था पुमोरी में। तो मैंने कहा कि मेरे को जाना तो है, पर मुझे ना एवरेस्ट भी जाना था, और अब क्या है कि पैसे बहुत लगेंगे एवरेस्ट के लिए, चाहिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपए, इतना तो मैं दे नहीं पाऊंगी, इतना है नहीं। तो लकीली उस टाइम मेरे को स्पॉन्सर मिल गए थे, और मुझे ना पता नहीं था कि मेरा पुमोरी के लिए सिलेक्शन हुआ उस टाइम, जब मैं स्पॉन्सर ढूंढ रही थी, 2020 की बात है, दिसंबर की बात है, तो पर मुझे मिल गए उस टाइम पर स्पॉन्सर, तो वो रेडी थे, और मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे एवरेस्ट जाना है, पर तभी मुझे नोटिफिकेशन आता है IMAP से कि आपका सिलेक्शन पुमोरी के लिए हुआ है। तो मैंने ओके ठीक है स्टार्ट करते हैं। फिर मेरे को लगा कि एक बार मैं बात करती हूँ कि सर अगर मैं पुमोरी बेस कैंप तो मैं जा ही रही हूँ, और मेरे को कम से कम 1 मंथ तो लगेगा, 35 दिन तो मुझे लगेंगे माउंट पुमोरी क्लाइंब करने में, लेकिन क्या मैं उसके बाद मैं एवरेस्ट जा सकती हूँ? कम पैसा मिलेगा, मुझे तो सिर्फ मैक्रोडाइजेशन मेरा प्रॉपर है, राइट, मुझे तो सिर्फ क्लाइंब करना है, रेडी हूँ मैं तो ठीक है, और मेरा कम पैसा लगेगा, तो मेरा खर्चा आ रहा था उस टाइम 15 लाख रुपए, तो बहुत कम है 15 लाख रुपए, तो आप समझो कि 20 लाख रुपए नहीं देने पड़ रहे आपको। तो मैंने बात किया, मैं कहा सर क्या मैं जा सकती हूँ? तो सर ने बोला नहीं, उन्होंने थोड़ा गुस्से में उन्होंने मेरे सेफ्टी मेजर्स को देख के बात की कि नहीं हम नहीं भेजेंगे ऐसा, या तो तुम इसमें रहो या फिर एवरेस्ट जाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग पड़े हैं पीछे से। तो मुझे ऐसा हुआ कि यार मुझे क्यों रोक रहे हैं यार, और ये मैं समझ नहीं रही मेरी मजबूरी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे अगले साल, और ये स्पॉन्सर मुझे नहीं मिलेंगे।
फिर ठीक है, फिर मैंने कैसे करके मैनेज किया सारी चीज़ें और ये नहीं हुआ। फिर 2021 में ही मैंने प्लान किया कि मुझे ना अगले साल कुछ करना है और अब मुझे कोई रोकेगा नहीं। और फिर मैंने ना फंड राइजिंग के लिए बहुत बात की लोगों से, नहीं हुआ। तो लास्ट में मैंने बोला कि मैं एवरेस्ट जा रही हूँ, तो एवरेस्ट के लिए फटाफट से फंड आ गए 35 लाख रुपए। और उस टाइम मेरी कुछ सेविंग थी, तो मैंने अपने सारे पैसे जितने भी, कि मुझे घर बनाना था अपने पेरेंट्स के लिए, बहुत कुछ चीज़ें रहती जैसे मिडिल क्लास लोगों में रहती है, तो मैंने वो पैसे लगा दिया अन्नपूर्णा के लिए। अन्नपूर्णा क्लाइम किया 28 अप्रैल को। देन जैसे वहीं पे एक ग्रुप था जिस ग्रुप में मैं थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत इसके बाद हम जा रहे हैं कंचनजंगा के लिए, तो डू यू वांट टू जॉइन अस। मैं कहा हाँ ज्वाइन तो करना है, पैसे नहीं है बट तो हम काठमांडू आए। देन अगेन पार्टी शार्टी हुई जितनी भी, क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे थे, सबका सबमिट हो गया था हमारी टीम में, तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं टेंशन में क्या हूँ कि मुझे कंचनजंगा जाना है, पैसे कहाँ से लाऊं। एक दिन पता नहीं ऐसे रैंडम मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने एक वीडियो बना के और मैसेज कर दिया कि अपने जो स्पॉन्सर जितने भी थे मेरे उनको किया, क्योंकि बहुत सारे स्पॉन्सर थे, कि अगर आपको ऐसे ऐसे मुझे कंचनजंगा के लिए आप वो करोगे तो मैं आपकी सारी की सारी पब्लिसिटी आप ही करूँगी, आपके बैनर टॉप पे जाएंगे, आपका ही नाम लिखा जाएगा आर्टिकल्स में, ये वो सब। तो 2-3 दिन तो आया नहीं रिप्लाई। लास्ट दिन था और मैंने सोचा कि नहीं होगा शायद कंचनजंगा, और मुझे 9 दिन हो गए थे वहीं पे बैठे हुए काठमांडू में वेट करते करते। तो मैंने सोचा चलो कल मैं जा रही हूँ एवरेस्ट। तो मैं ना पोस्ट करने वाली थी इंस्टाग्राम पे कि आई एम गोइंग टू एवरेस्ट ऐसा करके। तो तभी ना मुझे कॉल आता कि बलजीत आर यू रेडी फॉर कंचनजंगा। मैं कहा यस सर। जी मतलब तुम्हें सच में ही जाना है कंचनजंगा। मैं यस। तो जाओ ना, फिर क्यों रुकी हो वहाँ पे। तभी अच्छा मैं सर आप आर यू श्योर कि आप कर रहे हो। अरे बलजीत जाओ जाओ, हो गया तुम्हारा, जाओ। मेरा सबमिट होना था 12 को, तो सबको लोगों का सबमिट हो चुका था 8 तारीख को, और मैं निकल रही हूँ 7 तारीख को। ठीक है, तो मुझे लोगों ने बोला कि नहीं होगा बलजीत, नहीं 5 तारीख को निकली थी मैं, और लोगों ने मुझे बोला कि नहीं बलजीत तेरा सबमिट नहीं हुआ क्योंकि वेदर ख़राब है, 12 तारीख को तो होगा ही नहीं, अब सबमिट जो विंडो है 22 तारीख को। विंडो मतलब कि वेदर ठीक होगा 22 तारीख को। तो उस टाइम मेरा एवरेस्ट का भी विंडो निकल रहा है, अब वो क्लैश हो रहा है। अब मुझे दोनों में से चूज़ करना, मैं दोनों में से कौन से जाऊँ। मैंने बोला भाड़ में जाए, मैं जा रही हूँ कंचनजंगा, मुझे पता है मुझे मिल जाएगा रोड। एंड मैं कंचनजंगा गई एंड 12 तारीख को सबमिट हो गया। फिर हम एवरेस्ट गए। रास्ते में मैं बोल रही हूँ कि मुझे ना एवरेस्ट के साथ में लोथ से पी के उसका परमिट लेके दे दो। माय गॉड। तो देन वहाँ का परमिट हो गया। देन एवरेस्ट क्लाइम किया मैंने 21 तारीख को, एंड देन 22 तारीख को मैंने क्लाइम किया लोथ से, एंड 25 घंटे कुछ टाइमिंग था। तो वो क्लाइम हो गया एंड डायरेक्टली मैं फिर वहाँ से सीधा बेस कैंप आ गई। मेरे जितने भी क्लाइम में सीधा बेस कैंप आई हूँ डायरेक्ट सबमिट करके। ठीक है, तो लोग मेरे को देखे हैरान, बोल जी तो डायरेक्ट कैसे आ जाती है, इतनी एनर्जी कहाँ से। मुझे खुद नहीं पता वो फोर्स क्या थी मेरी, मुझे आज भी नहीं पता कि वो क्या था। वो लेवल अलग ही हो गया था। मैं खुद भी समझ नहीं आया, मैं खुद को हैरान होती मुझे था क्या वो भूत। ठीक है, एंड आपको वेदर भी साथ दे रहा है। एंड जैसे मैं नीचे पहुंचती हूँ तब मुझे पता चलता है कि मकालू है एक और पीक। चलो। एंड दैट टाइम मुझे ना स्पॉन्सर तो चाहिए थे, पैसा तो है नहीं मेरे पास। तो मैंने एजेंसी को बोला है कि आप ऐसे प्लीज़ कर दो। देन मैंने उनको ना उसी टाइम मेरे पास एक स्पॉन्सर आएगा, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वो आए, उन्होंने बोला कि 35 लाख रुपए हम दे देंगे आपको। मैंने ठीक है, बट मैं सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाई ना, क्योंकि आप वहाँ फोकस करोगे या कम्युनिकेट, मेरे पास कोई टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद ये हुआ और मैं चल गई मकालू के लिए। एंड मकालू का जिस दिन मुझे परमिट मिलना था वो लेट हो गया, एंड बाकी लोग सारे जा चुके मकालू के लिए, मैं अकेली रही। उस एक गेस्ट हाउस था और मैं बहुत मतलब उस टाइम मेरे पीरियड्स भी हो गए, एंड मेरे को समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रही कोई चीज़ें ना। और मैं लेट हो चुकी हूँ, सारे लोग क्लाइम करने जा चुके। तो मैं जिस दिन पहुँची बेस कैंप में, उसी दिन मैं मॉर्निंग में पहुँची थी 6:30 बजे बेस कैंप। तो वहीं से उस दिन लोग सारे जा रहे हैं कैंप 2, क्योंकि वही लास्ट विंडो था, यानी 28 तारीख ही लास्ट विंडो था। अच्छा। उसके बाद विंडो नहीं था कोई भी। एंड मैं आगे शिल्पा कैंप 2 गए, एंड हमने कैंप 2 गए, देन हमने कैंप 3 गए, देन वहीं से सबमिट किया। 3 दिन में ख़त्म हो गया हमारा एक्सपीडिशन। एंड फिर मुझे पता चला कि तुमने 1 हफ्ते में 3 पीक क्लाइम किए अबव 8000 मीटर। बट लगता है माउंटेनियरिंग भी कभी ओलंपिक्स या किसी ऐसे ग्लोबल लेवल पे कभी फीचर करना चाहिए? या बिल्कुल करना चाहिए। देखिए हो सकता है कि उसमें कंपटीशन ना हो, राइट, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अभी माउंटेनियरिंग में और भी मतलब लाइंस हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग हो गई है, इंडोर रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट हुआ है अभी ओलंपिक्स में, दैट्स अ वेरी गुड, राइट। इसी तरह से आप अगर आउटडोर में करना चाहते हो, ओलंपिक्स में शायद ना आए, जैसे स्की है, अभी स्कीइंग स्टार्ट है, स्नोबोर्ड स्टार्ट है, ये भी इसी में आता है, राइट, इसी का पार्ट है। तो सारी चीज़ें आ रही है ओलंपिक्स में, लेकिन माउंटेनियरिंग यानी पीक क्लाइंब करना शायद ना आए, लेकिन
इसके साथ हम कोलैबोरेशन दूसरी कंट्री के लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके हम बहुत अच्छा एक बिल्ड कर सकते हैं कम्युनिटी को, हम लर्न कर सकते हैं उनसे उनकी नई नई चीज़ें जो भी वट एवर, एंड बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं इस स्किल्स के बारे में। तो एज माउंटेनियर्स आपको क्या लगता है कि हाउ कैन यू हेल्प कीप द एनवायरनमेंट अप देयर क्लीन? पहली बात तो ये समझे कि 1952 ठीक है 53 और 1940 से मेरे पास ट्राई करे थे एवरेस्ट के लिए ना बहुत बार से, तो तब से लोग ना आप सोचिए तब से लोग स्टार्ट किए उन्होंने माउंटेनियरिंग, और आज तक कितने लोग गए होंगे, बहुत सारे। और ये जो ये मतलब कचरा वाला चीज़ है, प्लास्टिक वाला चीज़ है, आई थिंक ये 10 साल पहले हमें भी पता नहीं था, 10-15 साल पहले, ठीक है, अवेयरनेस नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या लोग भी ऐसे रहे होंगे, उनके पास भी मैन सपोर्ट कम था, तो वो जो लेके जा रहे थे वही डालते, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये कचरा हम ही नहीं फैलाया है, ये हमसे ये बिल्ड हुआ है, बहुत सालों से चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब इस पर फोकस किया गया, अरे यार तो कर कह रहे हो राइट, इतना कचरा, देन उसके बाद अभी बताती हूँ, नेपाल आर्मी है, उन्होंने वो हर साल कैंपेन चला रहे हैं, तो वो सारा गार्बेज लेके आते हैं। इस बार एक क्रिस्टिन हेरेला करके एक लड़की है, माउंटेनियर है बहुत ही अच्छी, तो उन्होंने इस बार नॉर्वे से है वो, तो उन्होंने क्लीनिंग कैंपेन चलाया। इसी तरह से बहुत सारे और वहाँ पे निर्मल पूजा है, उन्होंने क्लीनिंग कैंप चलाया है, और बहुत सारे, और हम जैसे लोग हैं, हम क्या करते हैं कि हम ना कम लेके जाते हैं प्लास्टिक अपने साथ। अच्छा। तो मैं कम प्लास्टिक कैरी करती हूँ ताकि मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम मतलब फेंकना ना पड़े चीज़ें, राइट। तो और अगर मुझे बाई चांस जैसे कई बार कुछ चीज़ें हैं जो प्लास्टिक हमें फेंकना पड़ता है, तो मतलब फेंकना नहीं मतलब कैरी करना पड़ता है, तो उसको फेंकना नहीं, उसको अपने साथ लेके आना है। और जो रास्ते में जो हमें बॉटल्स मिलती है, जितना आप उठा सको आपको नीचे लेते आना है। तो मैंने इस बार भी किया, मैं हर बार करती हूँ, हर पीक में, आदत सी हो गई है मुझे बहुत पहले से, तो मैं ये करती रहती हूँ। तो एक जिम्मेदार और अच्छा माउंटेनियर बनने के लिए आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि ये आपकी कर्म भूमि यही है, तो इसको किस तरह से आपको मेंटेन रखना है। बलजीत, सबसे स्कैरी चीज़ क्या देखी आपने माउंटेन्स में कि वो देख के आपको लगा हो कि इस टाइम पे यहाँ नहीं होना चाहिए था? 2022 में ही विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रही थी मैं मनासलू, एंड दिन के शायद 11 बजे होंगे, 11 साढ़े 11, बहुत दिंडी भी था और अजीब सी धूप था, अजीब सा ही मौसम था, वो गुमसुम सा मौसम। मुझे कभी ऐसा मौसम नहीं मिला माउंटेन्स में ना, बट वो अलग ही वाइब थी उस मौसम में। एंड मैं और मेरे जो गाइड थे, हम दोनों चल रहे थे और बहुत सारे लोग जा रहे थे, 7000 मीटर हम पहुँचे हुए थे। तो वहीं पे ना एक हैंगिंग ग्लेशियर था ऊपर, जैसे मैं चल रही और मेरे जो शेरपा वो आगे चल रहे थे मुझसे, और मैंने थोड़ा सा ऊपर टर्न किया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये विंड जो है ये सिर्फ मतलब स्नो है या कुछ और भी है। तो एकदम बवंडर सा बन के घूम के कुछ ऊपर से आ रहा था। फिर जब मैंने थोड़ा ऐसे करके देखा तो देखा वो एवलांच था। सो वो एवलांच ट्रिगर हो गया था, एंड वो एवलांच वहाँ से ट्रिगर हुआ जहाँ पे हमारा रूट था, तो जिस रूट पे लोग चल रहे थे, इट मीन्स कि वो लोग भी ट्रिगर होकर नीचे आ गए उससे, तो वो स्लाइड हो गया। आप सोचो कि 300 मीटर वो मेरे पास से नीचे गया था, 300 मीटर, सो ऊपर से आएगा तो कितना बड़ा एवलांच होगा वो। तो मैं वहीं पे थोड़ा सा साइड होके, मैं वहीं पे एकदम छोटा साइज बना के मैं एकदम बैठ गई, और वो आया एवलांच, थोड़ा सा हिट किया मुझे उस दिन बैक पे, थोड़ा इंजर्ड हुई थी मैं। लेकिन जैसे मैंने ओपन की अपनी आइज़, तो मुझे ना सारी जगह से आवाज़ आ रही है, रोने धोने की, चिल्लाने की, बचाओ, ये हेल्प हेल्प, ऐसा करके मैंने एकदम ना मेरे से हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं टर्न करूँ अपने राइट साइड, राइट ऐसा। तो मैंने पहले तो अपने दाई को देखा, मेरा साथी है जो मेरा गाइड है वो कहाँ है, फिर देखा मेरा गाइड ठीक है, तो मेरे गाइड ने मुझे देखा कि आप ठीक हो, तो मैंने बोला हाँ मैं परफेक्ट हूँ। तो मेरे उस दिन दाई ने बोला कि चलो चलो बलजीत वापस। मैंने बोला नहीं दाई, इन लोगों को हमारी ज़रूरत है, इनको बचाने चलते हैं। तभी ना मुझे एक नीचे 300 मीटर नीचे मुझे बस ना एक मतलब हाथ ही दिखा मुझे किसी का ना, और पूरा कवर है, और मैं दौड़ के नीचे गई। मगर दाई, मैंने बैग वहीं फेंक दिया अपना, और हम दौड़ के नीचे गए, और जैसे मैंने उनको खोदना स्टार्ट किया तो वो ब्रीथ कर रहे थे, हमने फटाफट निकाल दिया उनको वहाँ से। एंड उसी के साथ में थोड़ा सा दूर एक क्रैम्पॉन पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि उनका क्रैम्पॉन है। मैंने वो क्रैम्पॉन मैंने निकालने की कोशिश की, तो मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर पूरा इंसान है, वो पाँव है किसी का, पैर है क्रैम्पॉन और शूज़ के साथ। देन मैं अकेली अपने हाथों के साथ खोद रही हूँ, निकाल वो मूवमेंट भी नहीं हो रही है ना, क्योंकि वो उसका अंदर पूरा स्नो में सिर्फ इतना जो काफ बाकी मसल्स, बस एक ही पाँव निकला है, बाकी के पाँव का पता ही नहीं है मुझे। तो मैं निकाल रही हूँ, तभी एक और फॉरेनर आ गया मेरे साथ, उसने निकालना शुरू कर दिया कि अरे उसको मेरा नाम नहीं पता, हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। फिर 3-4 लोग और आए, फिर फाइनली हमने निकाला, तो वो ब्रीद नहीं कर रहे थे, उनकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी।
एंड फिर उसमें से CPR देना किसी को नहीं आता था, तो मैंने सीखा था, हमें सिखाते हैं माउंटेनियरिंग में, तो मुझे CPR आता था और तो मैंने उनको CPR दिया। हमने कम से कम 1 घंटा ट्राई किया होगा बट नहीं हुआ। तो फाइनली फिर मैं रो भी रही हूँ, समझ भी नहीं आ रहा क्योंकि मेरे सामने ही ख़त्म हो गया इंसान, मैं बचा नहीं पाई उसे ना। तो मुझे इसलिए दुख नहीं हो रहा कि मर गया, मुझे इसलिए हो कि उसके पेरेंट्स, उसके छोटे बच्चे होंगे। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि उसके बच्चे, उसकी बीवी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये मेरे अलग ही इमेजिनरी चल रही है उसके दिमाग में ना। मैं उसके घर तक पहुँच रही हूँ ऐसे करके, एंड हम नहीं बचा पाए। एंड वो मोमेंट ऐसा था, उसमें मुझे लगा कि काश इस मोमेंट में कोई भी नहीं होता, आज नहीं होता कोई, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था कोई। अब अपना ट्रैवल गियर अब आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि आप क्या क्या पहनते हो, कितने लेयर्स पहनते हो, लाइक टॉप टू बॉटम, सर से शुरू करते हैं। ओके, इसके बिना लेयर्स के बिना अलग अलग स्टेजेस हैं। तो अगर आप समिट गियर पहन रहे हो तो सबसे पहले तो आपका डाउन सूट होना चाहिए। अगर आपके पास डाउन सूट, आपके एक पूरी जिसमें टांग जो आपके ये है लोअर है एंड अपर बॉडी दोनों जॉइंट होगा, यानी ये पूरा एक सूट है, एक बॉडी सूट या है, वन पीस। यस, वन पीस सूट है, पूरा का बॉडी सूट है। तो वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, राइट। तो वो बहुत अच्छी आप ले सकते हो मार्केट से। तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा, 1-1.5 लाख या 2 लाख भी हो सकती है, 2.5 लाख का भी है। तो वो आपका एक सिंगल। देन उसके अंदर आप पहनोगे एक बहुत ही पतली सी लेयर जो कि आपका जो स्वेट है वो सोख सके। तो आपको ऐसी स्वेटिंग की कोई दिखनी पड़ी, बहुत पतली सी लेयर, तो आप वो पहनते हो। देन आप थर्मल पहनते हो। उसके बाद अगर आपको नीचे जो है वो आप एक और थर्मल पहन सकते हो अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है। लोअर में कई बार किसी को ज़्यादा ठंड लगती है, तो डिपेंड करता है। तो एक पहनोगे तो वो भी इनफ है। विद ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन के लिए शायद आपको एक पहननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ठंड ज़्यादा लगेगा। देन ऊपर में आप एक और थर्मल पहनोगे, देन उसके ऊपर आप एक फ्लीस पहन सकते हो। फ्लीस जैकेट के बाद अगर आपको लगता है फिर भी आपको ठंड लग रही है डाउन सूट के अंदर, क्योंकि मुझे तो लगती है तो मैं करती हूँ, फिर आप एक कैरी कर सकते हो एक बहुत ही -12 या -10 के आपकी जैकेट आती है, तो डाउन जैकेट आप वो ले सकते हो -10 या -12, तो वो आप कैरी कर सकते हो, जिसका थिन होनी चाहिए लेयर, मतलब ऐसे पतला होना चाहिए वो जैकेट जो है। देन आप वो पहन सकते हो अगर आपको ठंड लगे। देन उसके बाद आप डाउन सूट पहन सकते हो। एंड आपका शूज़ है, उसमें ना आजकल जो शूज़ है उसमें 3 लेयर्स आती हैं, ठीक है। और बैकपैक में क्या क्या कैरी करते हो? समिट के टाइम पे जैसे चॉकलेट्स हो गया है, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, नट्स हो गए। पानी की मैं 3 बॉटल उठा देती हूँ, 2 तो मेरे आगे रहती है, एक मेरे थर्मस मेरे बैग में रहता है। अच्छा। और उसके बाद गर्म पानी, नॉर्मल पानी? नहीं, गर्म पानी, एकदम गर्म पानी। तो उसके बाद मेरी जो बैग में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मास्क होगा, सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, और कई बार 2 भी रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपका पार्टनर ठीक नहीं है तो अगेन, तो वो इस तरह से रहेगा। देन उसके बाद थोड़ा सॉक्स होंगे, एक्स्ट्रा ग्लव्स एक्स्ट्रा पेयर होंगे मेरे पास, मिटन में एक्स्ट्रा पेयर रखती हूँ, एक जैकेट एक्स्ट्रा रखूँगी। तो ये चीज़ें हैं, और एक नाइफ हो गया है, टॉर्च हो गए हैं, एंड ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। एक बहुत बेसिक सवाल, नहाना, कपड़े धोना, वॉशरूम जाना फॉर अ फीमेल माउंटेनियर कितना सेफ और सिक्योर है, और कितना आप कर पाते हो, कितने फ्रीक्वेंटली आप वॉशरूम, कपड़े बदलना, चेंज करना कैसे करते हो आप? ओके, कपड़े चेंज करना तो भूल ही जाइए आप। हाँ, बस आपको इनर जो आपके कपड़े होंगे, क्लोथिंग होगी, वही आपको चेंज करने पड़ेंगे, जो इनर गारमेंट्स हैं आपको वो थोड़ा आपको रखना पड़ेगा। एंड आप शावर शायद आपको ना मिले, तो हो सकता है कि 15-15 दिन, 20-20 दिन आप ना ले वो शावर। और मेरे को अभी भी याद है कि हमने 35 दिन तक हमने शावर नहीं लिया था। तो हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या करते हो, जो आपके पास टॉवल होता है, या तो आप उस टॉवल को क्या करते हो, गीला करते हो, निचोड़ते हो अच्छे से, एंड आप पूरा वाइप करते हो अपनी बॉडी को, ठीक है। आई एम श्योर आप पीरियड्स के टाइम पे भी क्लाइंब करती हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है ये, या आपने अपने आप को मेंटली इसमें भी प्रिपेयर कर लिया है? पीरियड्स मेरे लिए ना एक वरदान है आई थिंक, क्योंकि मेरे जितने भी सबमिट हुए ना मैक्सिमम पीरियड्स ही थे मेरे चले हुए। पेनफुल तो रहता है, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बट फिर मैं क्या करती हूँ, मैं गर्म पानी की ना बॉटल अंदर डाल देती हूँ। छोटी सी हमने लेके रखी है मैंने ना, हॉट वाटर करके, हाँ, एकदम से छोटा सा है वो, 1/2 लीटर का, तो मैं वो रख के रखती हूँ, उसको पहले ही भर दूँगी जाते हुए, और एक थर्मस में अलग से पानी डाल दूँगी, तो चलते चलते मैं यहाँ पर रख दूँगी, फिर चलते रहूँगी, फिर कहीं जाके जब चेंज करना हो तो थोड़ा बहुत कर लूँगी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो असहनीय मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर आप सही सलामत हो तो कोई बात नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, और ऐसा तो है नहीं, भागा जा रहा है पहाड़, तो वो भी एक वाइज डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने सारे क्लाइंब मैंने किए हैं।
लाइक अ लॉट ऑफ कॉलीग्स इन आवर ऑफिस वांट टू नो कि भाई अगर हमें भी माउंटेनियर बनना है हाँ हाँ तो हाउ विल ये मंथली सैलरी मिलती है इसमें या स्पॉन्सरशिप मिलता है, बिकॉज स्टार्टिंग में तो नो वन स्पॉन्सर्स यू, जब आप ये शौक भी आप चाहोगे कि आप कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद कोई माउंटेनियर बनना चाहे तो इससे पैसा कैसे किसी को मिल सकता है? ऐसा नहीं है कि अचीव करने के बाद ही आप मतलब आपको स्पॉन्सर मिल जाएंगे, आपको तब भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब कैसा समझाऊँ मैं आपको, अगर आपको अर्न करना है तो आपको कुछ काम साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं ट्रेन करती थी, यस, तो मैं ट्रेन करती थी लोगों को, तो मैं मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते थे, तो मैं उनको योगा, मेडिटेशन और बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास एथलीट थे तो मैं खुद मैराथन करती हूँ, तो मैं उनको मैराथन के बारे में उनको टिप्स देती थी, एक्सरसाइज उनको करवाती थी, फिटनेस एंड ऑल। तो ये हो गया, मेरा काम हो गया था। साथ में आप अगर मोटिवेशन टॉक आप दे सकते हो, आप जा सकते हो कहीं भी डिलीवर कर सकते हो अपनी टॉक। हैज़ द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एनीथिंग टू मेक एन इंडियन माउंटेनियर फील कि हाँ यार सिक्योरिटी है, सेफ्टी है और ग्रेटफुलनेस है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट? नहीं, नॉट फॉर दिस प्रोफेशन। बलजीत, एक हादसा हुआ था आपके साथ 17 अप्रैल 2023 माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में, जहां आपको डेड डिक्लेयर कर दिया था। मतलब टेक अस थ्रू दैट स्टोरी कि 48 आवर्स, वो 48 घंटे अपनी जुबानी अपनी कहानी बताइए कि क्या हुआ था जब आप बर्फ में फंसे रहे। वो मोमेंट शायद ना मेरी लाइफ का मतलब ऐसा मोमेंट है कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। स्टार्टिंग में हुआ ये था कि जब मैंने अन्नपूर्णा डिसाइड किया मुझे विदाउट ऑक्सीजन जाना है, तो उसी टाइम पे मैंने उनसे बात की कि मुझे एक ऐसा शेरपा चाहिए जो एक्सपीरियंसड हो, जिसको मालूम हो कि किस तरह से हैंडल करते हैं विदाउट ऑक्सीजन वालों को। तो उन्होंने मुझे दिया, बहुत अच्छा शेरपा दिए, मुझे मिल गए वो। और फिर हमने क्लाइम करना शुरू किया, तो हमने रोटेशन की अपनी कंप्लीट, पहली रोटेशन, यानी हमने 50% अपना कंप्लीट कर दी एक्सपीडिशन। देन उसके बाद हुआ क्या कि हम 3-4 दिन वहीं रुके, क्योंकि सारे लोग आ गए थे, अन्नपूर्णा के जितने भी लोग वहीं पे रुके हुए थे, सब वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे और सब अच्छे से खा रहे पी रहे थे। एंड फिर वापस हमें जाना था। जिस दिन मुझे वापस जाना था, तो पता नहीं उस दिन अर्ली मॉर्निंग में मुझे टाइम दिया था एक दिन पहले रात को कि आप इतने बजे उठ जा रहे हैं, 8 बजे निकलेंगे हम यहाँ से। मैं कहा ठीक है, मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, सब कुछ पैक कर दिया सामान। जैसे मैं उनके रूम जाती हूँ तो वहाँ पे एक और उनके साथ एक गाइड थे, तो मैंने उनको बोला कि आप क्यों नहीं निकल रहे हो और क्या हुआ? तो बोला कि वो शेरपा तो काठमांडू चला गया। तो उसी टाइम ना मैं एकदम से दिमाग चला, मैंने ना एजेंसी फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, वो जो गाइड है वो चले गए, तो आप क्या करना है? अब नया शेरपा भेजा है, ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस थे, बहुत अच्छा शेरपा, वो स्ट्रॉन्ग शेरपा, बट चाहे स्ट्रॉन्ग हो, एक्सपीरियंस हो, पर बॉडी तो इंसान की है ना, तो आपको टाइम चाहिए एक्कोमोडेशन के लिए प्रॉपर, राइट? तो वो मेरे साथ आए एंड हम बेस कैंप डायरेक्टली चले गए। तो वहाँ पे उनको फीवर, उनको पता नहीं पहले से ही थोड़ा सा ना नोजिया वगैरह हो के रखा था, तो उनको और कोल्ड हो गया, बीमार हो गए वहाँ पे। अब नेक्स्ट डे सारी टीम जा रही है सबमिट करने, और मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरा पार्टनर ही सही नहीं, मैं कैसे जाऊँ? तो मैंने उनको मना किया कि नहीं जाएंगे, आप रेस्ट कर लो, जितना भी दिन रहते 1-2 दिन। हम गए, उनके साथ मैं गई, हम एक दिन लेट चल रही थी मैं, तो आगे हम पहुँच गए, हम सबमिट कैंप पहुँचे। सबमिट कैंप में सब कुछ बढ़िया, हमने खूब पानी पुनी सब फिलअप कर दिया, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट डे में जाना था, हम 16 तारीख को हमें निकलना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत क्या शाम को निकलोगी 5 बजे? तुम्हें कहा हुआ तुम दिन में निकल जाओ क्योंकि तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। मैंने अपना पानी पुनी सब फिलअप किया। देन उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत यहाँ पे ना एक वो है, पोर्टर है, यानी वो सामान ढोते थे, तो वो पहली बार क्लाइम करेंगे 8000 और नेक्स्ट ईयर से वो शेरपा बन जाएंगे, तो वो पैसा कमाएंगे फिर अच्छे से। मैंने ठीक है, आप आ रहे हो मेरे साथ? हाँ मैं आ रहा हूँ, पर तुम आगे निकलो, मैं तो ऑक्सीजन लगा के आऊँगा, तो मैं भागता ही आऊँगा पीछे से। तो मैंने ठीक है, तो हम निकल गए, मैं और वो पोर्टर दोनों निकल गए। हम पूरी रात क्लाइम कर रहे। सुबह 3 या 4 बजे के आसपास एक शेरपा हाफता हुआ आता है, और वो शेरपा मेरा शेरपा नहीं है, जिसको जो आना था मेरे साथ, जो ठीक है वो नहीं है, वो शेरपा किसी और का शेरपा था। और वो 16 तारीख को जिस दिन मैं निकली उस दिन सबमिट करके आया था। इट मीन वो तो प्रॉपर उसने रेस्ट भी नहीं किया, राइट? और ऊपर से उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं विदाउट ऑक्सीजन के साथ कैसे क्लाइम करते। उसने क्लाइम किया था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ, विदाउट ऑक्सीजन लोगों के साथ कैसे क्लाइम करते वो पता नहीं। एंड उनके पास वॉकी टॉकी नहीं है। पहले मैंने पूछा वॉकी टॉकी है, नहीं है, तो दूसरी बार पूछा, फिर बोला कि उसमें बैटरी नहीं है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन वहाँ से टूट गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ठीक सबमिट के मेरे ख्याल से 150 मीटर होगा या 100 मीटर होगा, मैंने उनको बोला कि मेरे से नहीं होगा, चलते वापस। शाम के कम से कम 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3 हो गए थे। तो मैंने बोला कि मैं वो सबमिट नहीं करूँगी, वापस चलते हैं ऐसा। बट उन्होंने मेरी नहीं सुनी और नहीं बलजीत चलो चलो। तो दोनों शेरपा ने मुझे पकड़ा ऐसे करके साइड से, एंड दे कम ऑन बलजीत कम ऑन। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार मैंने आज तक मतलब हेल्प नहीं लिया कभी शेरपा को, ऐसे नहीं गई मैं, और इनको मेरी वजह से बहुत सहन करना पड़ा।
अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हूँ राइट, और आप बहुत थक गई हो, लेकिन आपके मन में आ रहा है यार ना कर रही है कोशिश तो मैं भी कर लेती हूँ, फिर मैं उनके लिए चल पड़ी। फिर 20 मीटर नीचे मैंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि मेरा पहला हेलुसिनेशन वहाँ पे हिट हो गया मुझे, एंड मुझे समझ आ गया मुझे हेलुसिनेशन हो गया है। मैंने उनको बोला कि मैं नहीं जाऊँगी उसके बाद, चलो वापस सही से, बस हो गया सबमिट। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, फ़ोटो क्लिक किया वहीं पे, और सॉरी भी किया जितने स्पॉन्सर थे कि मैं अगली बार आ जाऊँगी, लेकिन 20 मीटर में से छूट गया है, मैं नहीं जाऊँगी। मैं जैसे दूसरी बार मैं वीडियो बनाने लगी, मेरे दोनों शेरपा सबमिट करने निकल के आ गया। मुझे हेलुसिनेशन जब मेरे को हो रहा था, मुझे डर हो गया कि ऐसा ना हो मैं भूल गई एक्चुअली रूट हेलुसिनेशन। मुझे ऐसा लगा कि ये लोग शायद इसके पीछे जाएंगे, ऐसे उतरेंगे शायद, मुझे ये नहीं लग रहा पता कि वो सबमिट है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये नहीं, एकदम सोच ही मतलब ऐसा होगा क्या, मुझे डर होगा क्योंकि मैंने बहुत इंसिडेंट सुने थे कि छोड़ जाते हैं गाइड, है ना। और नंबर 2 मुझे हमेशा सिखाया गया है कि माउंटेन में कभी अकेले नहीं रहना। तो मैंने उनको देखा, मैं उनके पीछे पीछे चली गई और मेरा भी सबमिट हो गया। एंड जैसे सबमिट से 100 मीटर नीचे डाउन कर रहे थे, मेरा पूरी तरह से हेलुसिनेशन हो गया, फिर मुझे सोचने का मौका नहीं मिला। तो अभी क्या हुआ कि इमरजेंसी सिलेंडर था, तो मे बी वो जो भी उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या हुआ उस सिलेंडर का, ठीक है। एंड फिर मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वहाँ पे, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ना ऑक्सीजन बनती है, तो यहाँ के ना ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स हैं, यहाँ पे कंपनीज हैं यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की, ऐसा। तो मुझे वो दिख रहा है मेरे माइंड को। तो देन ये हुआ, एंड उसके बाद एक टाइम पे मेरा उठना बंद हो गया, एंड उन्होंने फिर बोला कि हम जा रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला ठीक है जाओ। तो मुझे लगा वो नीचे किसी को इन्फॉर्म कर देंगे, नीचे से कोई टीम आएगी, बट वो टीम नहीं आई, कोई नहीं, और मैं अकेली रही पूरी रात वहाँ पे। और मुझे होश आया तो देखा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। देन मैं लड़खड़ाते हुए नीचे ड्रैग करते हुए अपने आप को लेके आई, एंड 200-300 मीटर मैं लेती अपने आप को लेके आई, जैसे लड़खड़ाते हुए शराबी की तरह। एंड अर्ली मॉर्निंग जैसे मेरी नींद खुलती है, थोड़ा उजाला हो गया था, और तभी मेरे कानों में ना बहुत पंजाबी सॉन्ग मिक्स चल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से सॉन्ग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो सुबह भी हेलुसिनेशन, ये हेलुसिनेशन चल रहा है मेरा। एंड मैं जो शाउट करती हूँ यार चुप भी करो, कितना शोर करते हो, और हंस भी रही हूँ मैं वहाँ पे ये सोच के। एंड फिर उसके बाद मेरे को ऐसा कि यार कोई नहीं आया इतनी रात से लेकर, मैं थोड़ा और नीचे चलती हूँ, आ रहा होगा शायद, मैं पूरा रास्ता देख रही हूँ ना। फिर ध्यान आया कि मैं काम करती हूँ, मैं गुरबाणी पढ़ लेती हूँ, मैं रोज़ पढ़ती हूँ मॉर्निंग उठ के, या फिर मंत्र पढ़ लेती हूँ जो भी, ठीक है। तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। मैंने अपना मोबाइल निकाला, तो मेरा मोबाइल सैटेलाइट के फ़ोन के साथ कनेक्ट था, और सैटेलाइट फ़ोन मेरे बैग के अंदर था, तो शायद उसमें बैटरी बची थी। और फिर मैंने उनको, मैं अपनी टीम को मैसेज किया दिल्ली में कि मेरे को ऐसा मैं पूरे पहाड़ में अकेली हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं 2 दिन से यहाँ पे, और पिछली रात से तो मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ, और बात करो तुम रेस्क्यू के लिए ऐसा करके। देन एजेंसी को मैसेज किया, देन उनको 1 घंटे बाद मिला, देन रेस्क्यू स्टार्ट हुआ। देन उनको पता चला कि अरे वो जिंदा है, देन सारे आर्टिकल डिलीट्स हो गए सारे सोशल मीडिया से, अरे वो जिंदा है। देन उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, एंड फाइनली उन्होंने मेरे को बोला कि बलजीत इतना ऊपर कोई भी इंसान तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा, यानी एक होता है पायलट जो कि चॉपर चलाएगा, एक होगा जो रोप से नीचे लटक के आएगा और मुझे एंकर करेगा। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं आएगा बलजीत, क्योंकि तुम बहुत ऊपर हो और ये इमरजेंसी पे आ रहा है ऊपर, तो आपको खुद एंकर करना पड़ेगा खुद को। एंड मुझे पता है नहीं कि कैसे एंकर करते खुद को, कैसे नहीं। एंड आया चॉपर, देन खुद को एंकर किया, एंड देन फिर मैं डाउन गई, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब हमको यहाँ नीचे आके पता चला कि ये आर्टिकल्स छप चुके हैं, डिक्लेयर डेड, बलजीत कौर नो मोर? फैमिली सबसे पहले किससे बात करी प्लेन्स में पहुँचते? पहले तो मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं बात ना करूँ अभी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है उनके लिए, वो बस मेरे लिए भी है, और मुझे भी बहुत दुख है। मेरे पेरेंट्स मतलब देखिए अभी उनकी एज है नहीं कि रोने धोने की, राइट, मेरी बस इतना परेशान होने की, और मैंने उनको, मेरी बस उनकी आंखों में आंसू है, कभी आए नहीं आज तक, है ना। मुझे बहुत दुख हुआ, एंड ना स्माइल करके ऐसा फ़ोटो खिंचवा दिया, तो मेरी मदर ने फटाफट वो फ़ोटो देख लिया जैसे आया न्यूज़ में ना, तो मेरे मम्मी को हौसला हो गया, अरे मेरा बच्चा हंस रहा है, नहीं स्ट्रॉन्ग है मेरा बच्चा, फिट एकदम, ठीक है। और ये देख के मेरी मम्मा ने मेरे को कॉल किया, तू तो लगी नहीं रही, तो ऐसा तू तो बहुत फिट लगे। वो मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं उनका कर रही थी। तो अब आप फैमिली की बात कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि आप किसी को डेट कर रहे हो या शादी का क्या प्लान है? अब टॉकिंग अबाउट फ्यूचर फैमिली। पागल होगा कोई डेट नहीं कर सकता। किसी माउंटेनियर को ही प्रेफर करोगे या प्लेन्स का नॉर्मल कॉर्पोरेट कोई हम जैसा कोई एम्प्लॉय जो है ऑफिस में जाने वाला कोई चलेगा? नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मुझे माउंटेनियर ही चाहिए, या फिर अच्छा है कि माउंटेनियर ना ही मिले, एटलीस्ट मैं पहाड़ों में रह सकती हूँ वो घर संभाल लेगा। ऐसा मुझे लगता है कि लाइफ में सब कुछ आप कमा सकते हो,
आप इज्जत कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, आप घर ले सकते हो, गाड़ी बंगला सब कुछ ले सकते हो, लेकिन एक वाइब मैच होना वो बहुत रेयर है। और अगर जब तक वो Correct. मैच नहीं हो रही फिर तब तक आप अपनी पटरी पे अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। जब बलजीत माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं करती है तो क्या करती है? मैं सच में Normal मेरे को life लगता है में मैं क्या बोर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं ट्रेनिंग में रहती हूँ, मैं बिजी ट्रेनिंग रहता है, मेरे क्लीनिंग कैंपेन्स होते हैं, मैं क्लीनिंग कैंपेन चलवाती हूँ। और ये कोई बिजनेस के लिए नहीं है, जस्ट मेरे को ऐसा होता कि मेरे पहाड़ों ने बहुत कुछ दिया है और मुझे उनका ध्यान रखना है। तो अगर मेरा तो कंटिन्यूस है कि मुझे बहुत सारे क्लीनिंग कैंपेन चलाने हैं, तो बट अगेन हम उस पर भी मैं अभी कर रही हूँ, वो चल रहा है मेरा काम चल रहा है उस पर। तो मतलब ये मैं काम करती हूँ। साथ में अगर मोटिवेशन टॉक के लिए कोई बुला रहा है, पॉडकास्ट कोई बुला रहा है, तो मैं चले जाती हूँ, बस नॉर्मल। एक लाइफ लेसन जो आपने माउंटेन से सीखा है? अब मुझे लगता है कि माउंटेन्स में एक बड़ा बहुत पहले ही सीख लिया था कि इतना बड़ा माउंटेन होके भी, इतना विशाल होके भी वो कितना काम रह सकता है। एंड उसके बावजूद भी अगर उसको अपना बहुत विकराल रूप दिखाना है तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। एंड इतना बड़ा होने के बाद भी वो किस तरह से ज़मीन से जुड़ा रह सकता है। तो दैट्स द थिंग। हाउ डू यू फील लाइक कमिंग बैक टू द प्लेन्स? जब आप आते हो नॉर्मल एक बिग क्लाइंब करके घर पे आते हो, या गुड़गांव आते हो, या दिल्ली में आते हो, तब क्या फीलिंग होती है? डू यू एंजॉय इट और एडजस्ट कैसे करते हो? हे भगवान, जल्दी स्पॉन्सर मिले, दोबारा जाना है। अच्छा, माउंटेन वापस? स्पॉन्सर जल्दी मिले, हमें दोबारा जाना है। क्यों अगर मैं सच में बताऊँ, अगर मुझे मतलब ऐसा एक होता है ना कि अगर ये वाला टेंशन फ्री हो जाए ना, फाइनेंशियल वाला, मैं तो पहाड़ों में रहूँ। मेरा ऐसा है बस वही क्लाइंब करते रहो, आते रहो, क्लाइंब करते रहो, लोगों को लेके जाओ, साथ में उनको भी बोलो चलो क्लाइंब करो, तो उनको ट्रेन करो, यू नो। एंड हर एक पीक की टॉप पे जाके वो जो तिरंगा पकड़ने का मज़ा है ना, और वो फीलिंग चाहिए मुझे। और एक एडवाइस जो आप बिगिनर माउंटेनियर्स को देना चाहोगे? देखो यार, सिंपल ही बात है, आपको क्लाइंब करने का मौका 101% मिलेगा। मुझसे आप लिख के ले लो, बस एक काम करना कि ना टूरिस्ट बन के मत जाना, ठीक है, किसी पे डिपेंड होके नहीं जाना, और इतने काबिल बनना कि अगर तुम कहीं फंस भी जाओ तो तुम जिंदा वापस सही सलामत वापस आ सको और लोगों को बता सको अपनी जर्नी के बारे में कि ऐसा भी हुआ था। एंड अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आपके साथ किसी और की ज़िंदगी स्ट्रगल कर रही है, तो आप वाइस डिसीजन लेके उस इंसान की ज़िंदगी बचा सको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज माउंटेनियर्स भूलते जा रहे हैं, क्योंकि ये रेस चली है। तो प्लीज़ पहली बात तो ये, ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड के लिए आ रहे हो स्पेशली, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ना करें। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ये हूँ, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड वाला फीवर है ना, वो जान भी ले सकता है, आपकी भी और किसी और की भी। दैट्स इट। अब बलजीत का एज अ माउंटेनियर आगे क्या ड्रीम है? सो आई रियली वांट कि मैं अच्छे माउंटेनियर्स को यहाँ से बनाऊँ और उनको समझाऊँ कि एक अच्छे माउंटेनियर्स के क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा भी फोकस है कि मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ, जो मेरे, क्योंकि देखिए मैं शायद 10 साल और क्लाइंब करूँगी, लेकिन आई रियली वांट कि जो पीछे से अभी 19 साल या 15 साल जो भी बच्चे अभी सीखना चाहते हैं और जो फोकस करना चाहते हैं, मैं उनके साथ अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँ और उनसे भी सीखूँ और उनको ट्रेन करूँ। एंड आने वाले समय में हमारा तो चलो टाइम निकल ही जाएगा कैसा भी करके, लेकिन आई रियली वांट कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली वो चीज़ें उन लोगों को मिले। Thank you so much, Baljeet, for speaking to India Times. It's an absolute honor Thank you sharing so this much. channel with you. Thank you so much. Thank you.